स्वागत है आपका डॉक्टर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ तो शिल्पा रावत। और डॉक्टर स्टे पर आज हम बात करेंगे कैंसर की। हृदय रोग के बाद सबसे ज्यादा पेशेंट्स कैंसर के ही सामने आ रहे हैं और ऐसे में कैंसर किस तरीके से फैल रहा है, या फिर ये कहा जाए कि कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता अभी भी कम है, जिसके चलते हम कई कैंसर पेशेंट्स देखते हैं जो कि लास्ट स्टेज में आकर ये पता कर पाते हैं कि उन्हें कैंसर है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान डॉक्टर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उनके पास सीधे हम चलते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MD-DM है, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड चीफ BMT हेमेटोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा के। बहुत स्वागत सर आपका डॉक्टर स्टॉक में। सबसे पहले सर, मैं सबसे पहले कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। किसी भी कैंसर पेशेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआती स्टेज में वो कैसे पता लगा सकता है कि कैंसर की ये टर्म्स है या फिर वो इस स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब लास्ट स्टेज में आप पहुंच जाते हैं तब आपको पता लग पाता है। देखिए, सबसे सिंपल बात है, दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि कैंसर लाइलाज 2023 में नहीं है। हम बहुत सारे कैंसरों को जीत चुके हैं और जिस सहजता से अपन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, उसी सहजता से हमें कैंसर के बारे में बात करना और चर्चा और परिचर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि चर्चा से ही हम कैंसर को हरा सकते हैं। तो कैंसर क्या है? कैंसर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है, जिसकी वजह से सेल या तो मरते नहीं है या जीवित ज्यादा होते हैं या बनते ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई गांठ बन जाती है। गांठ ब्रेन में भी बन सकती है, मुंह में भी बन सकती है, गांठ ब्रेस्ट में भी बन सकती है। और जब रक्त कोशिकाओं में जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है या ये सेल मर नहीं पाते, तो ये रक्त कैंसर की शुरुआती लक्षण होते हैं। और शुरुआत रक्त कैंसर की होती है, क्योंकि हम आज से 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो हमें कैंसर के बारे में नहीं पता था कि कैंसर कैसे बनता है, कौन सी ऐसी शरीर में आपकी और हमारे प्रक्रिया हो रही है जो हमारे एनवायरनमेंट की है, खाने की है, या परेशानियां चल रही है जिसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ। बट आज हम हर एक कैंसर को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जानते हैं कि कैंसर में पहला स्टेप कौन सा है और आखिरी स्टेप कौन सा है। और इसी के चलते हुए बहुत सारी दवाइयां पिछले 1 से 2 दशक में कम से कम 150 नई दवाइयों का इजाद हुआ है, जो कैंसर के मरीजों को लंबे समय तक ठीक रखने में मादा रखता है। तो दोस्तों, कैंसर से डरना नहीं है। जैसे जी ने ये बीड़ा उठाया है कैंसर के बारे में चर्चा करने का, टॉप ऑफ द वॉइस पे कहिए कि मैं कैंसर है, मुझे कैंसर है और मैं कैंसर को जीत सकता हूं। और जैसे मैं सिर्फ ब्लड और ब्लड कैंसर ही देखता हूं, वैसे ही आज की तारीख में आपके पास वो डॉक्टर हैं जो स्पेसिफिक कैंसर को देख सकते हैं। बिल्कुल सर, ब्लड कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं, रक्त कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये जेनेटिक होता है कि परिवार में किसी एक को होगा तो आगे भी किसी और को होगा? बहुत ही सिंपल बात है। रक्त कोशिकाएं सफेद खून, लाल खून और पीला खून होती है। ज्यादातर खून की समस्याएं जो होती है वो सफेद खून की वजह से होती है, जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ये जेनेटिक, देखिए हर चीज जेनेटिक है। मेरी नाक, मेरी आंख, आपके सबकी आंख नाक अलग अलग क्यों है? क्योंकि जीन्स डिसाइड करते हैं कि किसकी नाक छोटी होगी, किसकी नाक पतली होगी, किसकी नाक सुडौल होगी, किसकी नाक अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार से जेनेटिक्स की हम जब बात करते हैं तो 2 प्रकार की चीजें समझिए दर्शकों। एक होता है इनहेरिटेड, जो मैं अपने माँ बाप से लेके आया और मेरी व्यवस्था ऐसी रही कि उन जीन्स ने कैंसर वो बन गए। पर अधिकतर कैंसर जेनेटिक नहीं होते दोस्तों। जब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आज भी ये सोशल स्टिग्मा है, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ये इनहेरिटेड है, क्या मेरे माँ बाप से आया था, क्या मेरी पत्नी से आया था, मैं उनके साथ रहता था, मेरे बच्चों में जाएगा कि नहीं जाएगा? दोस्तों, नहीं है। ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है जो फैमिलीज में रन करता हो। आमुंदा 99.95 ब्लड कैंसर उसी समय एक्वायर होते हैं, मतलब उसी समय जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी की वजह से इसी जीवन में जो हमने पाया है या हमारे टॉक्सिन्स ने हमारे जीन्स को मॉडिफाई किया है, उससे कैंसर पैदा होता है, ना कि हम उसको इनहेरिट करके आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है। अगर आज मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, मुझे ल्यूकीमिया है, तो मेरे बच्चे में होने के 0% चांस है कि उसको ब्लड कैंसर होगा। मैं अपने परिजनों के साथ में जिनके साथ रहता हूं, उसमें 0% चांस है कि उनमें ब्लड कैंसर होगा। ना सो ब्लड कैंसर, ना छुआछूत की बीमारी है, ना इनहेरिटेड
डिसऑर्डर है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर इस तरीके से है, इस मामले से है कि वो आपके जीन्स में खराबी हो गई, जिसकी वजह से वो सेल अमर हो गया, और वो अमर होने के बाद सेल ब्लड कैंसर में तब्दील हो गया, क्योंकि वो लाल खून और पीले खून का भी खाना खा गया और दूसरे ऑर्गन्स में बैठ के उसको मारने लगा। तो ब्लड कैंसर से घबराए ना, उसके बारे में जाने। बिल्कुल सर, चूंकि हम जब ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर एक लोगों के लिए हवा टाइप का है, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, जो जान रहे हैं वो समझ रहे हैं इस चीज को। अब हम जब पर्सन टू पर्सन बात करते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, एक बच्चे की जब हम बात करते हैं, एक अडल्ट की जब हम बात करते हैं, या फिर किसी पुरुष की किसी महिला की हम पर्टिकुलर बात करते हैं, तो ये अलग अलग कैसे इफेक्ट करता है, कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है? देखिए सिंपल सी बात है, हर एज का कैंसर अलग अलग है। बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कॉमन होता है, वैसे एल्डरली में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, माइलॉइड मतलब AML ज्यादा होता है। तो दोनों में कंपार्टमेंट में डिफरेंस है, क्योंकि उम्र के हिसाब से लिम्फोसाइट कम होते गए, इसलिए बुजुर्गों में AML ज्यादा होता है। जो बीच वाला वर्ग है उसमें CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कभी भी किसी समय भी हो सकता है। तो ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर इज नॉट टू बी बोर्न। अगर आप जन्म नहीं लेते तो कैंसर नहीं होता, नहीं तो हर आदमी को, आपको, मुझे या इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं आपके पास, सबको इक्वल रिस्क है कि उनको ब्लड का कैंसर हो सकता है। और हर कैंसर का अपनी रूपरेखा है। 250 प्रकार के ब्लड कैंसर है, 250 प्रकार के। तो एक बात मत समझिएगा कि ब्लड कैंसर सिर्फ एक है, ब्लड कैंसर 250 प्रकार का है। लिम्फोमा, लिम्फोमा में बी सेल में भी 15 प्रकार, टी सेल उसमें 10 प्रकार। तो आप सोचिए साइंस कितनी आगे बढ़ गई, क्योंकि साइंस निरंतर रूप से ये प्रयास कर रही है कि ये जानने के लिए कि कौन सा कैंसर कैसे उगता है, उस कैंसर के लिए कौन सी दवाई नई इजाद हो सकती है, ताकि अपन कैंसर को, जिस प्रकार से हमने मलेरिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन पे विजय पाई है, जैसे हमने कोरोना के अस्तित्व को हमने खत्म करने की कोशिश करी है, उसी प्रकार से हम कैंसर को हरा पाए। देखिए दोस्तों, आज कोरोना को हम सब जानते हैं, उसका प्रोटीन जानते हैं, उसका स्पाइक जानते हैं, उसी प्रकार से आज हम ज्यादा से ज्यादा कैंसरों के बारे में जानते हैं। इसलिए नई नई दवाइयां या नई नई चीजें, पद्धति आती जा रही है। तो इसलिए हर कैंसर का अपनी रूपरेखा है, हर कैंसर अपने वर्ग में अलग अलग तरीके से चलता है। और आप ये बात हास्यास्पद लगेगी कि आज अच्छा अचंभित करने वाली लगेगी कि अगर मैं किसी को AML बोलता हूं दोस्तों, वो भी 18 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि आपका कैंसर मेरे ब्लड कैंसर से अलग है। इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग की आज बात होती है, इसीलिए फ्लो साइटोमेट्री की बात होती है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव टेस्ट की बात होती है, क्योंकि उन टेस्ट के माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि आपका फला फला प्रकार का कैंसर है, इसमें ABC या XYZ नामक दवाई लगेगी। अब जैसे मान लीजिए CML है, कभी आपने सोचा था दोस्तों कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह मैं गोली खा के नॉर्मल जी पाऊंगा? हाँ, ये संभव है। पिछले 23 साल में इमेटिनिब, डेसाटिनिब, निलोटिनिब नामक दवाइयां खा के CML, जिसमें ओनली उपचार होता था 1999 में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसके लिए आधी जनता को देश छोड़ के विदेश जाना पड़ता था दोस्तों, आज वो हर कस्बे में, हर गली में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमेटिनिब की गोली अवेलेबल है, जो CML कैंसर को मात दे रही है और आपको अगले 20 साल जीवन जीने का रास्ता दिखा रही है। तो इसलिए हर वर्ग के कैंसर को आज हम इलाज कर सकते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सालों में हमको ये लगता था कि बुजुर्गों में इलाज नहीं हो सकता, अब उनको अंतिम यात्रा की तरफ भेजना चाहिए। पर आप मानेंगे नहीं, मल्टीपल माइलोमा जैसे कैंसर में ओरल गोली के माध्यम से मैं 5 से 7 साल नॉर्मल जी पाता हूं। CLN नामक बीमारी है जिसमें ओरल गोली ही चलती है और 8 साल तक आदमी नॉर्मल जी पाता है। तो इसीलिए बहुत सारी नई नई चीजें होती जा रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीत का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और लोगों की चेतना तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया कि कैंसर लाइलाज नहीं है, ब्लड कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है, ब्लड कैंसर पे जीता जा सकता है। बिल्कुल सर, चूंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मनों में सवाल भी होगा, जो कि मेरे मन में भी इस वक्त आ रहा है। हमने कई ऐसे केसेस स्टडी किए हैं, कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हम तो ना शराब का सेवन करते थे, ना हम सिगरेट पीते थे, ना हम गुटखा खाते थे, लेकिन उसके बावजूद हमें कैंसर हो गया। ये क्यों, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए बहुत सिंपल एनालॉजी है, बहुत ही सिंपल। जो गुटखा खाएगा उसमें 70% चांस है कि हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है, जो नहीं खाएगा उसमें 10% चांस है। तो ऐसा तो नहीं कहा कि 0% है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने दोस्तों क्या बोला आपको, द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर, कैंसर ना होने का एक ही तरीका है कि मैं जन्म नहीं लेता। तो आप गुटखा नहीं खाते, अल्कोहल नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते, तो आपका 70-80% रिस्क कम हो गया, पर 0 नहीं हुआ दोस्तों। इसीलिए इस बात की मत चर्चा करो कि
एक तो रिस्क कम हुआ, दूसरा जो लोग नहीं गुटखा खाते या सिगरेट नहीं पीते उनका कैंसर कीमोथेरेपी पे भी ज्यादा कामयाब होता है। तो आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है कि आप इतना सात्विक जीवन जीते थे, नॉर्मल जीवन यापन करते थे, अच्छी नौकरी करते थे, साफ सुथरे तरीके से रहते थे, कैंसर हुआ, वो नेचुरल प्रोग्रेशन था, नेचुरल बीमारी थी, नेचुरल तरीके से होता, क्योंकि हम लंबा जिएंगे, हम 75-80 साल तक जिएंगे तो हमें कोई ना कोई कैंसर होगा। हम शोध इस बात पे कर रहे हैं कि कैंसर ना हो, पर आज तक अभी हम नहीं पहुंचे। 2023 में हम यहां तक नहीं पहुंचे कि हम कैंसर की रोकथाम कर पाए, एक्सेप्ट 2 कैंसर, एक हेड एंड नेक कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर, जिसमें पैपिलोमा वायरस और गुटके से सीधा कोरिलेशन है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप नहीं खाते पीते, आपके कोई दोषारोपण नहीं है, कोई खराब आदत नहीं है, तो आपका कैंसर भी सुंदर है, वो भी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आप गुटखा ना खाइए। हम बार बार ये मुहिम चलाते हैं कि गुटखा मत खाइए, शराब मत कीजिए। रूरल हिंटरलैंड्स में आज भी उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं जो आगरा इटावा में जो इतना गुटखा का सेवन होता है वो मत करिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो 70-80% रिस्पॉन्स कम आपका चांसेस होंगे कि आपको मुंह का कैंसर ना हो, और अगर होगा भी तो आप उसको आराम से टैकल कर पाएंगे दवाई के लिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करेगा। बट अगर आप गुटखा खाते रहेंगे तो 90% चांस भी रहेगा कैंसर भी खराब होगा और अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। तो चर्चा इस बात पे नहीं है कि मैं बिल्कुल सात्विक जीवन जीता था, कैंसर हुआ। अरे कैंसर तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है कि एक दिन सेल अमर हो गया तो वो मरता नहीं है। आज हम इसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिना डर के, बिना भय के, और ज्यादा पैसा ना खर्च करते हैं। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि ब्लड प्रेशर की बात कर ली जाए, डायबिटीज की बात कर ली, जैसे अमूमन इसी बीमारी की तरह समझे, लेकिन हमने देखा है कई बार सोशल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं ऐसे में कि कैंसर को लोग जो है बहुत हीन भावना से देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग शायद उस तरीके से जागरूक नहीं हुए हैं इसके प्रति अभी। बिल्कुल, बहुत सही बात, क्योंकि इस पे कभी चर्चा ही नहीं हुई, कभी हमने इस पे चर्चा करने की कोशिश नहीं करी। हम कोरोना पे इतनी चर्चा करी। देखिए, देश ने एक चीज सिखा दी हमको कि हम जिस चीज की सकारात्मक चर्चा करते हैं या परिचर्चाएं होती हैं, चाय पे चर्चा होती है, जिसमें पार्लियामेंट में चर्चा होती है, वो जनशक्ति में पहुंच के, जनमानस में पहुंच के अपना घर बैठा के उस पे बदलाव लाता है। कोरोना में हमने अपने आप को बदला, कोरोना में मास्क पहनना सीखा, कोरोना में हमने हाथ धोना सीखा, कोरोना की वैक्सीन हमने लगाई। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा बार बार करते रहेंगे कैंसर की, तो लोग उसके लिए नॉलेजेबल होंगे और अवेयर होंगे। अब कैंसर की क्यों डर था? क्योंकि जब 1970, 80, 90 के दशकों में जब कैंसर होता था तो उसका एक ही रास्ता होता था, वो है मृत्यु। उसका एक ही चर्चा होती थी कि आप मुंबई चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, इलाज बहुत महंगा है, असंभव है, दवाई है ही नहीं, और दवाई के दुष्प्रभाव बहुत है। तो मैं तीनों चीजों को आज खारिज करता हूं। आज इलाज हर सिटी में, हर बड़ी सिटी में, आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी सिटी में देख लीजिए, वो गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, सब जगह कैंसर का इलाज, मेरठ हो, सब जगह कैंसर का अत्याधुनिक तरीके से इलाज होता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जो इलाज करती हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, जब हम कहते थे कि बहुत महंगा इलाज होता है, महंगा, आज सरकार ने CML की गोली जो 1 लाख रुपए की आती थी 2006-07 में, वो 2000 रुपए में आती है। मल्टीपल माइलोमा का इलाज जो 1 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में होता था हफ्ते का, वो आज 3000 रुपए हफ्ते में होता है। तो सरकार ने निरंतर रूप से प्रयास किया है कि कैंसर कीमोथेरेपी की दवाइयों को प्राइस कंट्रोल में लाके सस्ता किया जाए और अपनी जन औषधि की तरफ से उसको बांटा जाए, सो दैट गरीब से गरीब आदमी भी ले पाए और अच्छी क्वालिटी की ले पाए। तीसरी चीज, साइड इफेक्ट। बहुत से लोग कहते थे कि दवाई जब 1990 में लगती थी तो मैं उल्टी कर करके मर जाता था, क्योंकि चाची की दादी ने देखा था। आज साइड इफेक्ट, फ्राइडे को आप कीमोथेरेपी लगाते हो, संडे को आप मंडे को काम पे चले जाते हो। आज ऐसी सुदृढ़ दवाइयां हैं जिसमें बाल नहीं गिरते, ऐसी सोफिस्टिकेटेड दवाइयां हैं जिससे नॉजिया, वॉमिटिंग नहीं होता। लोग डे केयर में 80% लोग डे केयर में कीमोथेरेपी लगा के अपने घर चले जाते हैं। 1990 और 2000 के दशक में 90% लोग शायद कैंसर से सर्वाइव नहीं करते थे, क्योंकि कभी पैसा नहीं होता था, कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी दवाई छूट जाती थी। आज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम लंबा जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास दवाइयां हैं और हम उन लोगों को क्योर कर पा रहे हैं। तो लोग प्रत्यक्ष में देख के
ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कैंसर से डरने की आवश्यकता नहीं है। पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन देख पाते हैं, वो भय निकल पाता है। जब चर्चा होती है, खुलेआम चर्चा होती है, चौपालों पे चर्चा होती है कि हाँ कैंसर ही तो था, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। कैंसर कीमोथेरेपी स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड और सुदृढ़ हो चुकी है। साइड इफेक्ट उसके मिनिमम या न्यूनतम स्तर पे है। दवाइयां ऐसी बनाई जा रही हैं जो घर पे लगवाई जा सके, और आने वाले दशक में सारी दवाइयां, ज्यादा से ज्यादा दवाइयां ओरल कैप्सूल के फॉर्म में होंगी, जो कि आप घर बैठे खा सकते हैं। तो हम बहुत सारे कैंसरों को जीत भले ही ना पाए, पर उसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह लंबे समय तक आपको जीवन यापन करने की सुविधा देते हैं। तो दोस्तों कैंसर, ब्लड कैंसर से मत घबराइए। ब्लड कैंसर का नाम जरूर जानिए कि लिम्फोमा है, माइलोमा है, ल्यूकीमिया है। हम ये नहीं कहते कि 100% लोग ठीक होंगे, बट 0 से 70% की जर्नी भी पिछले 2 दशक में देश ने करी है, और आज साथ चलेंगे तो अगले 10% या 20% की जर्नी भी अगले 1 दशक में हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव रहना जरूरी है, इनटॉलरेंट टू योर बॉडी होना जरूरी है। कि अगर कोई गांठ है, जो भी मेरे को सुन रहा है, सिम्टम क्या है? बुखार आना, वजन का कम होना, नाक में पसीना आना, गांठें हो जाना शरीर में, तिल्ली का बढ़ जाना, कहीं से नाक से बार बार खून आना, डॉक्टर से जाके बात करिए, सीबीसी की जांच करिए, जो 200 रुपए में जांच हो जाती है। तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी आज इस देश में सर उठा के अपना इलाज कर सकता है। बस जरूरत है आपके कोऑपरेशन की, आपके सहयोग की, कि आप कैंसर के लिए जल्द से जल्द अपना सहयोग देते हुए जांच जरूर कराएं। बिल्कुल, यानी कि सर लोगों को खुद से भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं यहाँ पर कि कैंसर जो है वो क्योरेबल इलाज है। 2023 में ऐसा नहीं है कि आप बहुत पुराने समय में रह रहे हैं, जो मुंबई आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि सर जिक्र कर रहे हैं। सर ये तो हम कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बीमारी की जब हम बात करते हैं अमूमन, तो आपका जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम कैंसर जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरीके का आहार आपको लेना चाहिए? व्यायाम करना आपके लिए क्या बेहतर है या फिर नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, हम जो एंसिलरी सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि क्या हो गया, देश ने सोच लिया कि सिर्फ हम कीमोथेरेपी लगवाएंगे और ठीक हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, डॉक्टर का 50% काम है, दवाई का 50% काम है, 25% काम है, 25% आपका काम है। जब मैं सहयोग की बात करता हूं तो नॉर्मल खाना खाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पसंद नहीं आती दाल, फिर भी उसको दवाई की तरह खाना जरूरी है। और आज की तारीख में न्यूट्रोपेनिक डाइट नहीं रही, आप फल फ्रूट साफ सुथरी जगह से खा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर मैं अनार खा सकता हूं, सेब खा सकता हूं, ग्रेप्स खा सकता हूं? दोस्तों कीमोथेरेपी के बाद आप ये सब चीजें खा सकते हैं। 90% लोगों में कोई परेशानी नहीं आती। घर की बनी हुई रोटी सब्जी दाल खाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्यादा है तो प्रोटीन में आप पनीर, सोयाबीन वगैरह जैसी चीजें ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्यायाम की जब बात आती है तो बहुत बार हम इतने लेजी हो चुके होते हैं कि हम व्यायाम नहीं करते। हमको लगता है कि व्यायाम से क्या फायदा होगा। देखिए, जब भी मसल मास बढ़ता है, प्रोटीन बढ़ता है, तो हमारा आउटकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मेरा जितना अच्छा एल्बुमिन 3.5 से ऊपर रहेगा, उतने मेरे सक्सेस के चांसेस रहेंगे। तो आप व्यायाम का मतलब यह है योगा। और मैं ब्लड कैंसर में तो स्पेसिफिकली बोलता हूं, क्योंकि 80% मेरे जो इन्फेक्शन होता है वो लंग में होता है, क्योंकि मेरे पास लड़ने की शक्ति नहीं होती। तो प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जरूर करें। व्यायाम भी आपको ऐसा करना है जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, जो आपके लंग्स की इन्फेक्शन को बचा पाए। प्लेटलेट अगर आपकी 20,000 से ऊपर है तो आप खुल के प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आज भी अगर मेरी स्टडी आप देखें तो मैं दिखाऊंगा कि 60% लोगों में ब्रीदिंग का कला ही नहीं आती। हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथ नहीं कर रहे। तो ब्रीदिंग एक कला है, एक साइंस है, एक आर्ट है। इसको प्लीज आप समझिए और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार पे जरूर अपना ध्यान दें। बिल्कुल सर, कैंसर पेशेंट, जब किसी को कैंसर होता है, मेंटली बहुत व्यक्ति हरास होता है, फिजिकली तो डैमेज होता ही है उसका। ऐसे में फैमिली, क्योंकि देखिए एग्जाम की तरह की हो जाता है कि जो आपको क्लियर करना है, आपको नहीं पता कि कितना क्योर हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, हालांकि सभी बोलते हैं क्योर हो जाएगा। तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी है सर, कितना इंपॉर्टेंट है? किस तरीके से एक फैमिली को स्टैंड करना चाहिए एक व्यक्ति के साथ जिसको कैंसर है? सामाजिक सहयोग का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, फैमिली को डर भगाना जरूरी है कि उनके छुआछूत की बीमारी नहीं है, कि छूने से कैंसर नहीं होता, कैंसर फैलता नहीं है छूने से। प्लीज इसको अपने मन से निकाल दीजिए। और कैंसर पेशेंट को इस समय
खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन में सारी चीजें नकारात्मक हो रही है, सेल टूट रहे हैं, कीमोथेरेपी जा रही है, उल्टी का जैसा मन कर रहा है। तो अगर हम अपना प्रयास और सहयोग नहीं देते तो आदमी डाउनहिल जाता रहता है। तो अगर इस बात पे आगे स्टेडी हो कि एक आदमी बहुत खुश रहता हो, खुश मिजाज हो, उसमें आउटकम हमेशा अच्छा होता है। तो लोगों को ये बात समझना जरूरी है कि पारिवारिक सहयोग होना, समाज का ताना बाना बुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक जगह कोने में अकेले जाके कीमोथेरेपी ना लगवाते हुए अपने सामाजिक कार्य करते हुए कीमोथेरेपी लगवाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम एनकरेज करते हैं लोगों को ऑफिस जाना या काम पे करना, वर्क फ्रॉम होम करना, क्योंकि गुड़गांव में फोर्टिस में बहुत सारे टेकीज आते हैं, तो हम उनको एनकरेज करते हैं। और उसमें दिखता है कि जब आदमी अपने कैंसर से हटके अपने काम में व्यस्त है, उसका आउटकम पॉजिटिव होता है, उसको नॉजिया वॉमिटिंग कम होता है। क्योंकि बहुत बार साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं इन दवाइयों के, जिससे नॉजिया वॉमिटिंग लगता है। तो हमारे को ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने बंदों को छोड़ना नहीं है, उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, उनके साथ खड़े होने वाले लोग चाहिए, क्योंकि कैंसर तो किसी को भी आ सकता है और कभी भी हो सकता है, और इस जंग को जीतने के लिए अपनों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, कैंसर पेशेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें देखते हैं अवधि की, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, हम बात करें कितने टाइम पीरियड में कैंसर जो है एक व्यक्ति क्योर कर सकता है? हर कैंसर का अलग अलग अपना प्रयोग है, अपनी चाल है, ढाल है, रंग रूप है। CML की गोली ओरल चलती है, मल्टीपल माइलोमा में ओरल गोली चलती रहती है, AML में 6 महीने में हो जाता है, लिम्फोमा में 4 महीने में हो जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 3 से 6 महीने में इंसान क्योर हो जाता है। तो ब्लड कैंसर का इलाज आजीवन नहीं चलता और कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों ने सुना यहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर साहब तमाम जानकारी दे रहे हैं, यानी कि कैंसर से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2023 में कैंसर क्योरेबल है, यानी कि अगर आपको कैंसर है या फिर ऐसे सिम्टम्स है तो आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए और आपका कैंसर जो है निश्चित तौर पर क्योर होगा, क्योंकि दवाइयां भी हैं, उपचार भी है पूरी तरीके से। बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए दर्शकों को। आई एम श्योर ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्शकों के लिए होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ डॉक्टर टॉक में आज के लिए फिलहाल इतना ही।